हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ही आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कांस्टेंट फोर्स है, इसमें थोड़ा देख लिया जाए क्योंकि इसमें मैं सवाल कराऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कांस्टेंट फोर्स लगाता है अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो देखिए कांस्टेंट फोर्स, अगर कोई पार्टिकल है कांस्टेंट फोर्स उस पर लग रहा है तो उसका ट्रेजेक्ट्री दो ही तरह का हो सकता है। टू डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री पॉसिबल है इसके। देखिए अगर वेलोसिटी वेलोसिटी पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो किसके, एक्सेलरेशन के पैरेलल या एंटी पैरेलल वेलोसिटी होगा तो हम लोगों का जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, मतलब उसका ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अगर u जीरो भी रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। ये कांस्टेंट फोर्स पे हरदम लागू होगा, किसी भी सिचुएशन में कांस्टेंट फोर्स पे लागू होगा। और इसके अलावा कोई भी केस बनेगा तो हम लोगों का पाथ होगा पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल में करते थे सवाल कि देखिए कुछ हाइट से हम लोगों ने एच हाइट से एक पार्टिकल को फेंक दिया v वेलोसिटी से, तो इसका ट्रेजेक्ट्री होगा पैराबोला। क्यों? क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन है नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेलोसिटी है इधर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली फेंका है, 90 डिग्री का एंगल है, पैरेलल नहीं है, तो ये केस नहीं होगा पैराबोलिक पाथ। वैसे ही हम लोग देखिए कि अगर पार्टिकल को हम लोग किसी हाइट से छोड़ते हैं तो सिंपली u जीरो रहता है, छोड़ दिए बस, u जीरो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। या फिर किसी हाइट से पार्टिकल को मैंने नीचे फेंका तो भी स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर मैंने पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका तो ये एंटी पैरेलल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा और मैंने ऊपर फेंका है तो ये एंटी पैरेलल हो गया, तो इस केस में भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में किया हुआ है कि किसी एंगल से ग्राउंड पे फेंका हुआ, ग्राउंड से हवा में मैंने किसी एंगल से पार्टिकल को फेंक दिया तो ये भी पैराबोलिक पाथ होगा, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है जो कि पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, और वेलोसिटी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी पैराबोलिक पाथ हो जाता था। तो वही कंडीशन हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखिए कैसे लगाते हैं हम लोग। जैसे देखिए अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म फील्ड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड को ऐसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइंस रहेंगे और सारे लाइंस के बीच में स्पेसिंग सेम रहेगी, तो हम लोग बोलेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, इसमें लोग बहुत चर्चा करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में बहुत चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल ये सुन लीजिए। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया Q, तो ये पार्टिकल मूव करने लगेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, फोर्स लगेगा, फोर्स क्या लगेगा QE, और ये इस डायरेक्शन में फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ठीक है, वही अगर चार्ज पार्टिकल निगेटिव रहेगा, -Q रहेगा, तो वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ठीक है, तो अब इसी पे एक सवाल है, जैसे मान लीजिए आप लोग को पता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर जिसको हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E = σ/ε0। यही होता है, एक प्लेट के चलते σ/2ε0, दूसरे प्लेट के चलते उसी डायरेक्शन में σ/2ε0, दोनों मिलके σ/ε0 बन जाता है। तो ये प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका लेंथ है L, स्पेसिंग D है, दोनों के बीच की दूरी D है, और देखिए इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब देखिए हमने क्या किया कि इसके एकदम मिड पॉइंट से यहाँ से एक v वेलोसिटी से एक चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया, जिसपे +Q चार्ज है और मास m है उसका। ठीक है, जब ये L है तो ये भी L होगा, ये माइनस चार्ज होगा सिग्मा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसे होगा बाबू, इस डायरेक्शन में होगा, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। ठीक, तो अब देखिए हम लोग का सवाल है कि क्या वेलोसिटी
होगा जिसकी वजह से ये प्लेट को क्रॉस कर जाए। मतलब मैंने बोला था कि ये देखिए फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, पाथ पैराबोलिक होगा, मतलब ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा। तो वही ये वी मिनिमम चाहिए जिसकी वजह से ये प्लेट को ये क्रॉस कर जाए, यही सवाल है। अब देखिए पैराबोलिक पाथ भी बहुत किस्म का होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ये पार्टिकल, ये है, ये ऐसे भी जा सकता है पैराबोला है, ऐसे भी जा सकता है पैराबोला है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है पैराबोला है। तो मैंने क्या बताया था कि इसको भी देखा जाता है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और वो वेलोसिटी को भी कंटिन्यू करना चाहेगा। जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल में करते थे, प्रोजेक्टाइल में जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग से कोई बच्चा यहाँ से बॉल फेंका तो ये जाके ग्राउंड पे गिरता था। ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चा बॉल फेंका ये यहीं पे आके लड़ गया, कोई आदमी को मार दिया धप से, ऐसा नहीं होता है। तो ये वाला पाथ हम लोगों का, अगर ये v वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, v वेलोसिटी ऐसे है तो ये पार्टिकल ऐसे ही मूव करने लगेगा। v वेलोसिटी ऊपर हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये देखिए ये ऐसे जाएगा, ये पाथ भी नहीं होगा, ये पाथ भी नहीं होगा, ये पाथ भी नहीं होगा, बस ऐसे जाएगा। मतलब अपने y कंपोनेंट वाले वेलोसिटी को भी कंटिन्यू करेगा और x कंपोनेंट में वेलोसिटी गेन करेगा फोर्स के चलते। तो यहाँ पे हम लोगों का सवाल था, तो इसको किया जाए कि v व्हाट इज द v मिनिमम सो दैट इट विल क्रॉस द प्लेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन रहेगा प्रोजेक्टाइल जैसा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल जैसा, इसको ओरिजिन मान लीजिए आप लोग। देखिए तो जब पार्टिकल यहाँ पे क्रॉस करेगा तो उसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 कर दीजिए। हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आगे में एक कांस्टेंट भी रहता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे x नॉट की वैल्यू या y नॉट की वैल्यू y डायरेक्शन में लगा रहे हैं। मैंने बोला था कि ये d/2 के डिस्टेंस पे एकदम मिड में है, तो d/2 पे है। x नॉट प्लस vt इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाबू, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स हो जाएगा q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा q सिग्मा बाई m एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मास टाइम एक्सेलरेशन इज फोर्स। तो ये हो गया। ठीक है, ये 0 इज इक्वल टू d/2, मैंने h इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया। अब देखिए यहाँ पे माइनस हाफ, नीचे के डायरेक्शन को हम लोगों ने निगेटिव माना है, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। हाफ ए को अब यही रखने दीजिए और टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो गया। एक्चुअली हम लोगों ने y कंपोनेंट वाला देखा है, y कंपोनेंट को देख रहा हूं मैं अभी। ठीक है, y कंपोनेंट। ठीक है, तो d/2 y में हो गया, ये भी y कंपोनेंट। ये देखिए v जो है वो x कंपोनेंट में है, तो ये तो v तो y कंपोनेंट में है ही नहीं, ये 0 है, vt 0 है सिंपली। अब देखिए और सिंपल हो गया ये तो इधर आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया हुआ है। ठीक है, मिड पॉइंट से ना मैंने फेंका हुआ है बाबू, तो यहां से t की वैल्यू d/a का अंडर रूट ये हो गया। ठीक, अब देखिए मैंने मिड पॉइंट से फेंका हुआ था इसीलिए यहाँ पे d/2 लिखा हुआ है, ये दोनों के बीच का स्पेसिंग d है, मिड पॉइंट से फेंका हुआ है। अब देखिए, अब यही टाइम में ये जो v चला होगा वही हम लोगों को निकालना है, तो यही टाइम में v को कितना चलना होगा, l। तो हम लोग सिंपली यूज करेंगे v इंटू टी इज इक्वल टू एल, मतलब v इंटू टी क्या है d/a इज इक्वल टू l, ये वाला l दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू l बाई अंडर रूट d/a, बेसिकली l अंडर रूट a बाई d हो गया। अब a की वैल्यू यहां से रख दीजिए बाबू, a की वैल्यू मैंने यहां पे रखा, तो a आया है q सिग्मा बाई m एप्सिलॉन नॉट d।
ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए किस तरह से प्रोजेक्टाइल का यूज आया है इसमें। तो कांस्टेंट फोर्स है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट फोर्स लगाता है, अगर फील्ड कांस्टेंट हो तो हम लोग जितना सारे प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल में करते हैं इस टाइप का सभी कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये ब्लॉक है, मास m है, चार्ज q है इसमें। ठीक है, ये अभी रेस्ट में है। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मैंने स्प्रिंग बनाया ही नहीं। ठीक है, तो ये बात है, ये अभी रेस्ट में है। अब मैंने क्या किया कि एट t इक्वल्स टू 0 हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट कर दिया नीचे के डायरेक्शन में कोई भी सोर्स से। ठीक है, तो अभी तक तो ये आराम कर रहा था, लेकिन अब बेचैनी हो जाएगा क्योंकि ये चार्ज है इस पे, तो इस प्रकार न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। अभी भी ये देखिए एक्सटेंशन में है, ये नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन में है। कितना एक्सटेंशन में है देखिए, यहाँ पे कुछ इसका नेचुरल लेंथ होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बैलेंस कर रहा है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी कि x इज इक्वल टू एम जी होगा। कि x इज इक्वल टू एम जी, x इज इक्वल टू एम जी बाई के बाबू, तो ये वाली दूरी एम जी बाई के। अब देखिए हम लोगों ने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिवेट किया, तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा कि नहीं, पहले तो यही सवाल है। तो ये एसएचएम करेगा। अब कैसे आप लोग सोचिएगा, अब उसका टाइम पीरियड हम लोगों को निकालना है। तो देखिए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन होगा ये नीचे की तरफ आएगा, इसका पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। ये वाली दूरी अब नया मीन पोजीशन हो जाएगा जहां फोर्स बैलेंस होगा। तो वो फोर्स बैलेंस कहाँ होगा, एम जी प्लस ऊपर के डायरेक्शन में के एक्स लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे न्यू वो पे, एम जी प्लस नीचे के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई लगेगा, ऊपर के एक्स लगेगा, यही बैलेंस करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। अब देखिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है कि अगर कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है तो उसका टाइम पीरियड बदलता नहीं है। जैसे अभी इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करने से पहले t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के, वही हरदम रहेगा। अगर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में तो टाइम पीरियड बदलता नहीं है। अब ये बातें तो हो गई। अब देखिए टाइम पीरियड नहीं बदला, लेकिन इसका अब नया वाला एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा। एम्पलीट्यूड निकालने तो हम लोगों ने इनिशियल वो एक्सटेंशन निकाल दिया कि मीन पोजीशन से एक्सटेंशन कितना होगा एम जी बाई के, और फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हुआ तब मीन पोजीशन नया वाला नेचुरल लेंथ से क्या होगा, तो वो क्यू ई बाई एम जी होगा। तो देखिए इस वाले पोजीशन पे बाबू वेलोसिटी 0 था। ठीक है, 0 था, रेस्ट में था, आराम से आराम कर रहा था, तभी ना हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया। तो देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है 0। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का वेलोसिटी यहाँ पे 0 था, तो मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे फोर्स बैलेंस है, तो ये मीन पोजीशन। तो बेसिकली ये पूरे में से इतना को घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना, तो ये पूरा है क्यूई, ये वाला क्यूई प्लस एम जी बाई के, पूरा है क्यूई प्लस एम जी बाई के, और वो आधा है माइनस एम जी बाई के। तो एम्पलीट्यूड हो गया क्यूई बाई के, ये एम्पलीट्यूड हो गया इसका एसएचएम का। जो एसएचएम करेगा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, वही हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो ये बातें होगी। अब देखिए हम लोग आते हैं जल्दी से पेंडुलम वाले सवाल पे। तो यहाँ पे देखिए एक पेंडुलम है, लेंथ एल है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड जो होता है इसका 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव। यहाँ पे जी नहीं होता है, ये बेसिकली जी इफेक्टिव होता है। ठीक है, अगर ऐसे है कोई फोर्स नहीं है तो ये जी इफेक्टिव जी के बराबर होता है। और जी इफेक्टिव निकालते कैसे हैं हम लोग, तो उसको
टेंशन पे मतलब इक्विलिब्रियम पे टेंशन निकालते हैं, उस वो टेंशन को मास से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो वही जी इफेक्टिव आता है। बेसिकली देखिए यहाँ पे अभी नॉर्मली हम लोग का इसका टाइम पीरियड ऐसे करके छोड़ देंगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g। अगर ये ठीक है आराम कर रहा है, अभी हमने क्या किया कि नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, E, इस पे चार्ज था Q और मास M है, ठीक है। तो अब देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड वही नहीं रहेगा। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केस में टाइम पीरियड वही रहता है 2π√M/k, ठीक है। इस केस में ऐसा नहीं होता है, इस केस में टाइम पीरियड बदल जाएगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग जी इफेक्टिव निकालेंगे। जी इफेक्टिव निकालने का नियम है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अभी देखिए इक्विलिब्रियम में बस टेंशन बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टेंशन निकाली है तो टेंशन इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, टेंशन ऊपर नीचे mg और नीचे की तरफ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो फील्ड लगाएगा Q × E। तो यहाँ से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से Q × E प्लस mg T के बराबर हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, जी इफेक्टिव निकालने का नियम है, जी इफेक्टिव निकालने का हम लोग T/m कर देते हैं। T हम लोगों ने निकाल दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था। T है QE प्लस mg/m, तो ये G प्लस QE/m हो गया। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया बाबू, टाइम पीरियड 2π√L √L/ ये L है स्मॉल l, जी इफेक्टिव है हम लोग का G प्लस QE/m। इसका टाइम पीरियड ये हो गया। अब देखिए इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे था, ऐसे मान लीजिए इनिशियली था QM, ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिए, ठीक है। तो ऐसे कर दिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा, तो वही हम लोगों का मेन प्रॉब्लम है जी इफेक्टिव निकालना। जी इफेक्टिव कब निकलेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो लेट अस सपोज ये वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ठीक है, थीटा एंगल पे वर्टिकल से। तो देखिए इस पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, नीचे की तरफ mg लगेगा बाबू, इधर टेंशन लगेगा तो ये t cos थीटा हो जाएगा और ये t sin थीटा, और इधर Q × E लगेगा, ठीक है। इस पे चार्ज Q है, मास m है बॉब का। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल पे बैलेंस करेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने लिखा, अब वर्टिकल कंपोनेंट लिखता हूँ, t cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा आ गया हम लोगों का QE/mg। बेसिकली हम लोगों को टेंशन निकालना है, तभी तो टाइम पीरियड निकालेंगे हम लोग। जी इफेक्टिव निकलेगा, टेंशन निकलेगा, तभी तो जी इफेक्टिव निकलेगा। तो t निकालिए इस वाले इक्वेशन में, tan थीटा ये आ गया तो sin थीटा क्या आएगा, sin थीटा हो जाएगा QE/ बाबू √QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, ये हो गया। तो sin थीटा ये हो गया। अब देखिए t इज इक्वल टू QE/sin थीटा होगा, sin थीटा हम लोगों ने ये लिखा तो बाई sin थीटा का वैल्यू रखो QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, QE कट गया तो टेंशन की वैल्यू ये आ गई। जी इफेक्टिव मैंने क्या बताया था कि जी इफेक्टिव हो जाएगा T/m, T की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है √QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, ठीक है, बाई m। तो बेसिकली बाई m होगा और हम लोग रूट के अंदर ले जाएंगे तो m स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखिए ये m स्क्वायर रखा जाएगा, तो बेसिकली ये g स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर E स्क्वायर बाई m स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये जी इफेक्टिव हो गया। अब टाइम पीरियड हम लोगों का क्या होता है, टाइम पीरियड 2π√L/ सिंपल पेंडुलम का जी इफेक्टिव 2π
रूट एल बाई जी इफेक्टिव की वैल्यू, रूट के अंदर रूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई एम, तो यही आंसर हो गया। तो आज बस इतना ही किया जाए। हम लोग नेक्स्ट टर्न में कंजर्वेटिव फोर्स देखेंगे, बेसिकली सीखेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी सीखेंगे निकालना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।